Good day, all the listener. Today we are going to see the topic mediators of inflammation. As far as inflammation process is concerned, we had seen this complete process in my early two lectures. हम लोगों ने जितनी भी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस थी, एक्यूट इन्फ्लामेशन की, मोर प्रिसाइजली, वो सारी हमने मेरी पिछली दो वीडियो में हीमोडायनेमिक चेंजेस एंड सेलुलर चेंजेस हमने देखा है। आज मैं आपको वो जो चेंजेस हो रहे थे वो किस किस केमिकल मीडिएटर से हो रहे थे वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को हम ऑटोकॉइड्स भी कहते हैं। ऑटोकॉइड्स, अगर ये वर्ड को अगर आप देखेंगे और आप इसको ब्रेक करेंगे, ऑटोकॉइड्स, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड कॉइड्स मीन्स रेमेडीज। ऑटोकॉइड्स का मतलब होता है सेल्फ रेमेडी। उसका मतलब है कि खुद से जो हमारी बॉडी को हील करने के लिए केमिकल सिक्रीट करती है बॉडी, उन्हीं को मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन कहते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरे पिछले तीन वीडियोस में मैंने आपको बताया था इन्फ्लामेशन ये बॉडी की प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, जो बॉडी को फर्दर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। केमिकल मीडिएटर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जितने भी मैंने अभी आपको सेलुलर और वास्कुलर चेंजेस बताए थे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के अंदर, जो इन्फ्लामेशन के अंदर जो इवेंट हो रहे हैं, वो इन्हीं केमिकल्स के वजह से आते हैं। उन्हीं को हम इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कहते हैं। अगर हम इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को दो डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करें ब्रॉडली, तो देयर आर टू डिफरेंट सेक्शन, टू डिफरेंट टाइप्स। पहला टाइप्स है सेल डिराइव्ड और दूसरा है प्लाज्मा डिराइव्ड। मींस वन टाइप इज सेल डिराइव्ड, अनदर टाइप इज प्लाज्मा डिराइव्ड। सेल डिराइव्ड जो टाइप है वो आइडियली कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? लोकली। कौन करता है? लोकल जो सेल्स होते हैं उनमें जब कोई स्टिमुलस आता है तो एट दैट टाइम अगर जो भी केमिकल सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर्ड फॉर्म में रह के रिलीज होते हैं, वो सेल डिराइव्ड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। और प्लाज्मा डिराइव्ड जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है वो लीवर आपका सिक्रीट करता है। कुछ मीडिएटर आपके निक्रोटाइज सेल्स होते हैं, निक्रोटिक सेल्स जो होते हैं वो भी सिक्रीट करते हैं। तो हम आज इस वीडियो में मेजरली सेल डिराइव्ड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। एक ब्रॉडली क्लासिफाई करोगे तो कौन कौन से टाइप के सेल डिराइव्ड और प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, पहले मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं और फर्दर जो वीडियो है उसमें हम लोग सेल डिराइव्ड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को आज देखेंगे। जैसे सेल डिराइव्ड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, उसमें भी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जो कि ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड होते हैं, दे आर रेगुलरली सिंथेसाइज, रेगुलरली हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। और हमारे कुछ सेल्स जो होते हैं जैसे कि मास्ट सेल हो गए, बैसोफिल हो गए, प्लेटलेट हो गए, इनमें ग्रैनुल्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर बड़े बड़े, इनके अंदर स्टोर्ड रहते हैं। ऐसे मीडिएटर्स होते हैं कुछ। और कुछ मीडिएटर्स जब इंजुरी होती है तभी सिक्रीट होते हैं एट अ स्पेसिफिक साइट। तो ऐसे दो कैटेगरी में इसको फर्दर डिवाइड किया है। जो रेगुलरली सिंथेसाइज होते हैं, और स्टोर्ड रहते हैं, ये दो टाइप के आइडियली हमारे पास में सेल डिराइव्ड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। एक होता है हिस्टामाइन। आप इस हिस्टामाइन को अगर ब्रेक करोगे तो हिस्ट मीन्स टिश्यू, अमाइन। और दूसरा होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम दूसरा नाम भी जानते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। सेरोटोनिन हमारे बॉडी के कई सारे पार्ट्स में अवेलेबल होता है, मेजरली जीआई ट्रैक्ट में, एंड इवन इट इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन। इट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर टू। कहाँ एग्जैक्टली कौन से सेल्स के पास में स्टोर्ड होते हैं? तो ये मास्ट सेल्स में स्टोर्ड होते हैं, बैसोफिल्स में स्टोर्ड होते हैं, प्लेटलेट्स में स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं। और जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो ये केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सपोज सम हनी बीज अगर आपको कट करती है
या कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है आपके बॉडी में, ईचिंग जो प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में, इट्स बिकॉज ऑफ हिस्टामाइन। हम डिटेल में उसका मैकेनिज्म आगे वीडियो में देखेंगे। और कुछ जो केमिकल मीडिएटर है वो उसी समय सिंथेसाइज होते हैं जब सेल इंजुरी होती है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक है, दूसरा ल्यूकोट्राइन्स है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, साइटोकाइंस है और न्यूरोपेप्टाइड्स है। ये सारे केमिकल्स जब भी कहीं इंजुरी होगी तो उस पर्टिकुलर इंजुरी की साइट के जो लोकल सेल्स होंगे वहां रिएक्शन होके एट द टाइम ऑफ इंजुरी इट इज सिंथेसाइज्ड। जैसे कि सेल डिराइव्ड है वैसे ही प्लाज्मा डिराइव्ड प्रोटीन्स भी हमारे बॉडी में रहते हैं जो कि एक्ट एज एन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स करते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर, वो लीवर के अंदर बनते हैं। दो टाइप में हम ब्रॉडली अगर उनको क्लासिफाई करें तो एक होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। मैंने आपको इन्फ्लामेटरी मीडिएट इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में ही एक वर्ड बताया था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। द नाम से ही समझ में आता है, द वन विच कॉम्प्लीमेंट द इम्यून सिस्टम, दैट इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। मतलब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये रिकॉग्नाइज करवाना कि ये जो सेल है, जो बैक्टीरिया आ रहा है या जो फॉरेन मटेरियल आ रहे हैं, ये हमारे बॉडी के सेल नहीं है, दीज आर फ्रॉम आउटसाइड। और ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये हमारे WBCs को एक्शन के लिए प्रोवोक प्लस प्रमोट और सपोर्ट तीनों चीज करता है। PPS, प्रमोट and support, both the things has been done by the complement system. Moreover, Hagman's factor is there, जो कि आपने पढ़ा होगा शायद clotting factors में। तो Hagman's factor is there. This Hagman's factor is like bradykinin is there, coagulation factor is there, fibrinolysis system is there. तो ये सारी चीजें भी Hagman's factor और factor 12 एक्टिवेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो केमिकल मीडिएटर्स, प्लाज्मा डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर्स में आते हैं। ये जो सारे केमिकल मीडिएटर्स हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए कुछ, इन सब अपना जो इफेक्ट है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में बाइंड करके, वो भी टारगेटेड सेल को बाइंड करके अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले कि प्रोस्टाग्लैंडिन वो कैसे एक्ट करता है, तो इट विल एक्ट ऑन इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड बाय दैट इट शोइंग। सो विद द हिस्टामाइन, हिस्टामाइन कैसे इफेक्ट शो करता है, तो हिस्टामाइन अपने रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा एंड इट विल शो इट्स इफेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हिस्टामाइन के आइडियली कितने रिसेप्टर्स है, तो हिस्टामाइन के 2 रिसेप्टर हैं मेजरली अगर कंसीडर किया जाए तो। एक है जो आपके सेंसरी नर्व्स पे होते हैं, जो हमने एंटी एलर्जिक पढ़े हुए हैं, वो स्पेसिफिकली H1 एंटागोनिस्ट है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो कि हिस्टामाइन की एक्टिविटी H1 रिसेप्टर पे जाके ब्लॉक करते हैं। H2 विच इज प्रेजेंट ऑन योर GI ट्रैक्ट फॉर द एसिडिक प्रोडक्शन। सो हमने रैनिटिडीन, सिमिटिडीन जैसे ड्रग को पढ़ा है जो H2 एंटागोनिस्ट है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन द एसिडिटी। तो इसकी इफेक्ट जो है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के वो वैरी होते हैं बाय एक्शन, इट्स एक्शन ओवर द रिसेप्टर और स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर जाके जो एक्शन शो करते हैं। कुछ जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट शो करते हैं बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक एंजाइम, और वो एंजाइम की एक्टिविटी को नलीफाई करना या स्टिमुलेट करके। और कुछ जो है वो डायरेक्टली नहीं एक्ट करते स्पेसिफिक टारगेट सेल के ऊपर, वो टारगेट सेल को स्टिमुलेट करते कि वो कुछ और दूसरा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। अगर हम फर्दर सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स को क्लासिफाई करेंगे तो जैसे कि क्विक डिकेट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन एंड अदर थिंग। इनएक्टिव बाय एंजाइम जैसे कि काइनेज, इनएक्टिवेटेड ब्रेडिकाइनिन। जैसे कुछ एलिमिनेटेड करते हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, स्कैवेंजेस, टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स, and inhibited a complement inhibitory proteins. So this is how they are been activated and releases from the cell. Cell derived mediators जो होते हैं उनका अगर sequestrate in the intracellular granules means they secreted over there,
और वो प्रेजेंट रहते हैं ग्रैनुलर फॉर्म में। उसमें से कुछ जैसे ही सेल एक्टिवेट होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपके बॉडी में जैसे ही कोई एंटीजन आता है तो आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चालू हो जाता है तुरंत के तुरंत। एंड एज सुन एज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट्स, मास सेल रिलीजेस द हिस्टामाइन, सो दे आर रैपिडली रिलीजेस। जैसे कि हनी बी ने आपको कट किया और सडनली यू विल हैव अ ईचिंग, और ईचिंग के साथ में वहां एक इन्फ्लामेशन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट मास हिस्टामाइन यूज्ड टू डू। synthesizes from the beginning in the response of stimulus। कुछ जो मॉलिक्यूल्स है वो सिंथेसाइज होते हैं राइट फ्रॉम द स्टिमुलस। जैसे स्टिमुलस आता है, जैसे कि अगर आपको चोट लगती है तो चोट जब लगेगी तो उस समय कुछ मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे। जैसे कि एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, ये सारे उसी समय सिंथेसाइज होंगे जब सेल को स्टिमुलस आएगा, मतलब सेल में इंजरी होगी तब। Tissue macrophages, mast cell and endothelial cell capable for producing different mediators। मतलब आपके टिश्यू में जो माइक्रोफेजेस रहते हैं अवेलेबल, मास्ट सेल जो अवेलेबल रहते हैं, और इंडोथीलियल सेल लाइन जो रहती है, ये सारी की सारी कैपेबल होती है कुछ और भी तरीके के केमिकल मीडिएटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि वेरियस सेल मीडिएटर लाइक वैसोएक्टिव अमाइन, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट, लाइसोसोमल कंपोनेंट, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, साइटोकाइंस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड न्यूरोपेप्टाइड्स, ये सारे कैपेबल होते हैं इन सब चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये सारे के सारे सेल डिराइव्ड। सो द फर्स्ट वन inflammatory mediators, which is nothing but cell mediated inflammatory mediators जो हम लोग देखेंगे, that is vasoactive amines। vasoactive amines वैसे मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स में ग्रैनुलर फॉर्म में रेगुलरली सिंथेसाइज होके स्टोर्ड रहते हैं, और वो किसी भी स्टिमुलस, जब भी कोई स्टिमुलस आता है हमारी बॉडी में तो वो स्टिमुलस के अगेंस्ट में एक्टिवेट होते हैं मास्ट सेल्स, और वो रिलीज करते हैं जो भी मॉलिक्यूल को, उनको वैसोएक्टिव अमाइंस कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल है हिस्टामाइन। नाम से ही समझ में आता है, अगर आप हिस्टामाइन को अगर ब्रेक करोगे तो यू विल गेट टू वर्ड्स, वन इज हिस्ट विच मीन्स टिश्यू, और दूसरा वर्ड आपको मिलेगा अमाइन। तो हम हिस्टामाइन को दूसरा तरीके से ये भी कह सकते हैं टिश्यू अमाइन। बहुत वेराइटी ऑफ सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, बैसोफिल्स में प्रेजेंट रहेंगे, प्लेटलेट्स में प्रेजेंट रहेंगे, बट मेजरली अगर आपको बताना होगा किसी को कि हिस्टामाइन वेयर इट इज लोकेटेड, तो इट इज लोकेटेड इन मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्टिमुलस आने पे ये रिलीज होना चालू होते हैं, जैसे कि फिजिकल इंजरी हो गई, कहीं कुछ लग गया, मधुमक्खी ने काट लिया, हनी बीज ने काट लिया, तो चींटी ने काट लिया। सो दिस इज व्हाट द वन रिएक्शन जबकि हिस्टामाइन रिलीज होता है। कभी कुछ एंटीजेनिक अगर आपने खा लिया, अगर आप में से किसी को एलर्जी होगी, आपने किसी ऐसे कुछ एलर्जन को इंजेस्ट कर लिया है या ले लिया है, तो आपके बॉडी में आप देखोगे कि आपको ईचिंग होगी। वो ईचिंग किस वजह से होती है? जब भी कोई एंटीजन आपके बॉडी में जाएगा ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी रिलीज होगी, जो कि मैं आगे आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। जैसे ही एंटीबॉडी रिलीज होंगे, ये एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगी एंड दैट रिजल्ट इनटू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का रिलीज रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज एनाफिलैक्टोक्सिन, मतलब किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स अगर आपके बॉडी में जा रहे तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हम जब आगे वीडियो बनाऊंगा मैं सेम सब्जेक्ट्स पैथोफिजियोलॉजी में, तो आपको मैं एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस भी बताऊंगा, विच इज अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो अगर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कोई भी हो रही है तो उसमें हिस्टामाइन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मोर ओवर ल्यूकोसाइड डिराइव्ड हिस्टामाइन रिलीजिंग प्रोटीन भी अगर रिलीज हो रहा है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामाइन के रिलीज को। सब्सटेंस पी विच इज नथिंग बट अ न्यूरोपेप्टाइड, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, ये भी रिलीज करते हैं हिस्टामाइन को। फंक्शन क्या होता है हिस्टामाइन का? वैसे तो देयर आर सेवरल फंक्शन, ओके, मतलब
सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है, इन्फ्लामेशन भी कॉज करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स भी करता है, आपका अल्वियोलाइज को भी कॉन्स्ट्रक्शन करता है। बट अगर मेजर इफेक्ट एज पर एज अवर टॉपिक इज कंसर्न अगर देखना है तो आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ये आर्टेरियोल्स को डायलेशन करता है, प्लस परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? इंडोथेलियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। जैसे इंडोथेलियल सेल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो जैसे वन palm is one endothelial cell, another palm is another endothelial cell. When they attach to each other, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसके बीच का गैप बढ़ जाएगा और ये गैप से इजीली माइग्रेट हो सकते हैं WBC. So this is how it increases the permeability. और हिस्टामाइन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इट हैज अ इफेक्ट ओवर द सेंसिटिविटी सेंसरी नर्व्स, इसीलिए ये पेन भी रिकॉग्नाइज करवाता है और पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामाइन। If you will see the synthesis of histamine, हिस्टामाइन सिंथेसाइज होता है हिस्टिडीन से। आप सब यहां देख सकते हैं हिस्टिडीन ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है हिस्टामाइन बनाने के लिए। कैसे बनता है? जब हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम हिस्टिडीन के ऊपर एक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके इट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन फॉर्म हो जाता है इससे। फर्दर इसका मेटाबॉलिज्म भी होता है आफ्टर अ टाइम। अब रिलीज कैसे होता है सिंथेसिस के बाद में? जैसे कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स, मैंने जो आपको बताया कि फिजिकल इंजरी, न्यूरोपेप्टाइड, साइटोकाइंस, बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। यहां मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही यू आर एबल टू सी दिस कि ये एक पॉलन ग्रेन आ गया जैसे ही आपकी बॉडी में, जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल आता है आपके बॉडी में, हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करके क्या करता है, जैसे सपोज करो दिस इज व्हाट एन एंटीजन, ये एंटीजन आ गया तो हमारे बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को आप ऑप्सोनिन प्रोटीन भी कह सकते हो। ऑप्सोनिन प्रोटीन, ये ऑप्सोनिन प्रोटीन क्या करता है, ये इसके अगेंस्ट में कवर बना लेता है। जैसे ही ये कवर बना लेगा इसके ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर रहेंगे, FC रिसेप्टर्स, जो कि स्पेसिफिकली IgE को जाके बाइंड करेंगे। सो IgE बाइंड हो जाएगा। ये IgE के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जो कि आपके बॉडी के मास सेल को अट्रैक्ट करता है। सो मास सेल विल अट्रैक्ट ओवर देयर एंड मास सेल जैसे ही इसको अटैच होगा, एंटीजन, दिस इज एंटीजन, दिस इज एंटीबॉडी, जैसे ही मास सेल या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी, मास सेल रिलीज करना चालू करेगा हिस्टामाइन को। एंड दिस इज हाउ द एलर्जिक रिएक्शन, हिस्टामाइन जब रिलीज होगा तो हिस्टामाइन अपने रिसेप्टर पे जाएगा। हिस्टामाइन मेजरली, वैसे तो 4 रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3, H4, बट मेजरली अगर आपको बताया जाए तो H1 एंड H2 रिसेप्टर्स आर देयर। और H1 और H2 रिसेप्टर में भी अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इट विल स्पेसिफिकली एक्ट ओवर H1 रिसेप्टर और वहां जाके सेंसिटिविटी बढ़ाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लामेशन एंड अदर प्रोसेसेस विल ऑकर। एज पर एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हिस्टामाइन इज कंसर्न, मैंने आपको बताया हिस्टामाइन के 4 रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3, H4। मेजरली H1 और H2 होते हैं जिसके ऊपर इसकी मेजर एक्शन शो करते हैं। कैसे एक्शन करता है हिस्टामाइन? जब H1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, इंक्रीज करता है वो कैल्शियम के रिलीज को। H2 के ऊपर करेगा तो साइक्लिक AMP विच इज द सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ अ G कपल प्रोटीन रिसेप्टर, ये दोनों को बढ़ाता है। नाउ H1 रिसेप्टर जैसे ही कैल्शियम की सिक्रीशन बढ़ाएगा, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल, वैसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और सेंसरी नर्व एंडिंग में पेन और ईचिंग, मैंने आपको बताया था कि सेंसरी नर्व्स पे भी प्रेजेंट रहता है। जैसे ही सेंसरी नर्व्स गेट एक्टिवेटेड तो उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपकी ये सेल है, इसकी सेंसिटिविटी अलग है, इसकी सेंसिटिविटी अलग है, बकल कैविटी की सेंसिटिविटी अलग है।
नाउ जस्ट इमेजिन अगर इसकी सेंसिटिविटी, दीज सेल्स, पाम सेल्स की सेंसिटिविटी आपकी बकल कैविटी की जैसी हो जाए, so don't you think you will have a itching when you will put your hand somewhere? Yes, and this is what been done by the histamine. So itching और allergic reaction के लिए responsible होता है. H2 रिसेप्टर जहाँ पे साइक्लिक एमपी बढ़ जाता है, ये स्पेसिफिकली जीआई ट्रैक पे प्रेजेंट रहता है, मोर स्पेसिफिकली. सो ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ाता है, इवन ब्लड वेसल्स पे भी प्रेजेंट रहता है, वैसोडाइलेशन करता है और इंक्रीज इन द वैस्कुलर परमेबिलिटी भी करता है. एज पर एज यस3 रिसेप्टर इज कंसर्न, ये प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स रहते हैं. प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर का मतलब होता है दिस इज व्हाट अ गैंग्लियन, दिस इज व्हाट अनदर न्यूरॉन. ये गैंग्लियन है, इसको प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं, इसको पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. तो ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जनरली आपको रिसेप्टर पता होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पे रहते हैं, जो कि फर्दर एक्शन को बढ़ाते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं. बट देयर आर फ्यू रिसेप्टर जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व पे रहते हैं और वो कंट्रोल करते हैं रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. जैसे कि यहाँ पे H3 रिसेप्टर पे अगर हिस्टामाइन, जैसे सपोज करो ड्यू टू सम और अदर रीजन हिस्टामाइन की क्वांटिटी सिनेप्स में बहुत ज्यादा हो गई, सो वी नीड सम बैकअप टू कंट्रोल इट्स अमाउंट. तो उसी के वजह से ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हिस्टामाइन है ये रिसेप्टर पे एक्ट करेगा एंड इट विल सेंड अ मैसेज, बॉस बहुत ज्यादा अमाउंट में हिस्टामाइन सिनेप्स में है, अभी और जरूरत नहीं है, और हिस्टामाइन के रिलीज को कम कर देगा, उसके सिंथेसिस सिक्रीशन को भी कम कर देगा, मतलब सिंथेसिस को भी कम कर देगा. एंड सो विद द वैसोडाइलेशन. इसके बाद जो वैसो एक्टिव अमाइन है दैट इज सेरोटोनिन. सेरोटोनिन को हम दूसरे नाम से ये भी जानते हैं कि ये है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन. अगर आप इसकी एक्टिविटी को देखेंगे तो वैसो एक्टिव मीडिएटर है ये भी ब्लड वेसल्स का डायलेशन करता है एज सेम दैट ऑफ द हिस्टामाइन. लेकिन अगर हम पोटेंसी और एफिकेसी वाइज अगर हिस्टामाइन और सेरोटोनिन को कंपेयर करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट हिस्टामाइन ज्यादा पोटेंट है और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन लेस पोटेंट है. हिस्टामाइन मेजरली कहाँ मिलता है तो मास्ट सेल्स के ग्रैनुल्स में. इट डजंट मीन कि वो प्लेटलेट में नहीं मिलता, प्लेटलेट में भी मिलता है बट मेजरली वहां मिलता है. इन द सिमिलर वे सेरोटोनिन मेजरली प्लेटलेट के ग्रैनुल्स में मिलता है. As far as synthesis and metabolism of 5-hydroxytryptamine is concerned, ट्रिप्टोफेन ये प्रीकर्सर है सेरोटोनिन या 5-hydroxytryptamine का. ट्रिप्टोफेन के ऊपर एक्ट करता है ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम. आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कन्वर्ट करता है ट्रिप्टोफेन टू 5-hydroxytryptophan. उसके ऊपर एरोमेटिक अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम एक्ट करता है और दैट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, 5-hydroxytryptamine और सेरोटोनिन. They are been further metabolizes by N-acetyl transferase. अगर उसके ऊपर एक्ट करेगा तो N-acetyl 5-hydroxytryptamine बनेगा. उसके ऊपर फिर हाइड्रोक्सी ओ मिथिल ट्रांसफरेज एक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म मेलाटोनिन. और अगर इसके ऊपर माओ एक्ट करेगा विच इज नथिंग बट मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज तो इट विल कन्वर्ट इनटू इंडोल एसिटिक एसिड, 5-hydroxy इंडोल एसिटिक एसिड. एंड दिस इज हाउ synthesis and metabolism of 5-hydroxytryptamine occur in our body. 5-hydroxytryptamine के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, आइडियली 7 रिसेप्टर होते हैं जो कि फर्दर सब क्लासिफाइड भी किए हुए हैं. 5-hydroxytryptamine 1, 5-hydroxytryptamine 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 5-hydroxytryptamine 1 को फर्दर क्लासिफाइड किया हुआ है 1A, 1B, 1D, 1C is also there, but that we will discuss later. 1E and 1F. जबकि 2 को फर्दर क्लासिफाई किया है 2A, 2B and 2C. रेस्ट 3 and 4 as such होते हैं इंटीग्रेटेड. 5 भी फर्दर सब क्लासिफाइड किया है A और B में. As far as लोकलाइजेशन इज कंसर्न 5-hydroxytryptamine 1A हिपोकैम्पस में होता है, 1B सब्सटेंशिया निग्रा में होता है,
1D क्रैनियल ब्लड वेसल्स में होता है, 1E कॉर्टेक्स में होता है, 1F ब्रेन एंड पेरिफेरी में होता है। जैसे कि 2A ये प्लेटलेट स्मूथ मसल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, 2B ये होता है स्टमक फंडस में, कोराइडल प्लेक्सस में होता है, 2C मतलब डिफरेंट लोकेशन आते हैं। जीआई ट्रैक्ट में 4 होता है, हिप्पोकैम्पस में 5A होता है, 5B वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर इट इज लोकेटेड, 6 स्ट्रेटम में होता है और 7 जो है वो आपके इंटेस्टाइन और हिप्पोकैम्पस में होता है। There are number of agonists or antagonists even present in the market. They are having a several effect over the 5-hydroxytryptamine. 5-hydroxytryptamine के बहुत सारे इफेक्ट हैं. They act as a neurotransmitter too. They control the GI tract. And this is how ये दो vasoactive amines है जो आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूं. आई होप आप सभी लोगों को ये दोनों वैसोएक्टिव अमाइंस डिटेल में समझ में आए होंगे. मोर डिटेल में जब मैं फार्माकोलॉजी के वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इन्हीं 5-hydroxytryptamine और हिस्टामाइन के बारे में और भी डिटेल में. तब तक के लिए स्टे ट्यून. गुड बाय. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. गुड डे.